तो सभी बहनों एवं भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। बालक देखभाल और शिक्षा प्रैक्टिस सेट नंबर 7, यानी कि इससे पहले सभी सब्जेक्ट के साथ साथ प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं। आज हम आपके लिए बाल विकास का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेकर के आ गए हैं। जो लोग कंटिन्यू इस प्रैक्टिस सीरीज को ले रहे होंगे उनको काफ़ी फ़ायदा यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, 45 नंबर का आपके एग्जाम में बाल विकास आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जितने भी वीडियो हम डाल रहे हैं वो सारी वीडियो टाइम टू टाइम आप तक पहुंच सकें, और नोटिफिकेशन बेल को भी आपको ज़रूर दबा लेना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, एमपी महिला सुपरवाइजर के कंप्लीट सुपर नोट्स तैयार हो चुके हैं। चारों सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स तैयार हो चुके हैं। आपको मात्र 128 रुपए में मिलने वाले हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आपको ये चारों सब्जेक्ट के नोट्स मंगवा लेने हैं। अगर आपने अभी भी तैयारी नहीं शुरू की है या आपको मन में लग रहा है कि तैयारी हमारी पूरी नहीं हुई है, तो एक बार इन नोट्स को मंगवा करके ज़रूर तैयारी कर लीजिए। और इन नोट्स को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आप मात्र 20 दिन में इस नोट्स को 2 बार पढ़ करके अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह से इन नोट्स को डिज़ाइन किया गया है। तो तुरंत की तुरंत ये नोट्स मंगवा करके अपनी तैयारी को और मजबूती दीजिए। ठीक है, नोट्स के अंदर क्या क्या मिलने वाला है, तो जो आपके चारों सब्जेक्ट हैं, पोषण, स्वास्थ्य, सामान्य ज्ञान जिसमें मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर के नोट्स मिलेंगे। शिशु देखभाल, बाल विकास में कंप्लीट सिलेबस को कवर किया गया है। मैनेजमेंट जिसे हम प्रबंधकीय कौशल कहते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा कवर किया है हमने। ठीक है, तो ये चारों सब्जेक्ट नोट्स मात्र 128 रुपए में उपलब्ध हैं। तुरंत आप लोग अपने अपने नोट्स मंगवा लीजिए। मंगवाने कैसे हैं, तो ये आपको इस क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है। इसी क्यूआर कोड पर आपको 128 रुपए का पेमेंट करना है, और 128 रुपए का पेमेंट करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है 7052547003, और तुरंत की तुरंत आपको नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए, ये नोट्स आपको व्हाट्सएप पर ही सेंड किए जाएंगे। घर पहुंचाने का आप समय ही नहीं बचा है। ठीक है, तो अपना व्हाट्सएप पर ही नोट्स लेकर के अगर आप चाहें तो इसको फोटोकॉपी भी इसकी निकलवा सकते हैं। नहीं तो मोबाइल या लैपटॉप में पढ़ना चाहें तो आप उसमें भी पढ़ सकते हैं। और जिन जिनको नोट्स भेज दिए गए हैं उनसे निवेदन है, तुरंत अपने नोट्स डाउनलोड कर लिया कीजिए। ठीक है, जैसे आपके मोबाइल में पहुंचा तो व्हाट्सएप में आप तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने से ये होगा, मान लीजिए आपका व्हाट्सएप रीसेट हो जाता है, मोबाइल रीसेट हो जाता है या मोबाइल गिर जाता है, तो वो नोट्स हमेशा के लिए आपके मोबाइल में सेव हो जाएंगे। अगर आप डाउनलोड नहीं किए रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो तुरंत की तुरंत जिन लोगों को नोट्स हमने भेज दिया है, अपने अपने नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। चलिए, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना लास्ट में आपके कितने नंबर आए। 30 प्रश्नों का ये वीडियो होने वाला है, आपको अच्छे से समझाते हुए भी चलेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, बच्चों में शारीरिक विकास किस आयु में आकर के धीमा हो जाता है? यानी कि जो बच्चों का शारीरिक विकास है, कब एक धीमी गति से चलने लगता है? चलिए, 3 से 4 वर्ष, 6 से 9 वर्ष, 5 से 6 वर्ष, और कभी भी धीमा नहीं होता है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 6 से 9 वर्ष की आयु का जो बालक होगा वो धीमी गति से वृद्धि करता है। और जो शुरुआत होता है, यानी कि जो 2 से लेकर के 5 वर्ष तक की आयु होती है, इसमें बालक बहुत तेज़ी से वृद्धि करता है। ठीक है ना? उसका मानसिक विकास बहुत तेज़ी से होगा, दाँत वगैरह निकलने लगेंगे, ठीक है? हाथ वगैरह अच्छे से चलने लगेंगे। तो जो 2 से 5 वर्ष तक का बालक होता है, उसमें तेज़ी से विकास होता है। लेकिन जैसे ही वो 6 से लेकर के 9 वर्ष की एज में आता है, तो विकास धीरे-धीरे होने लगता है। ठीक है? ऐसे में लंबाई वगैरह बढ़ती है। ठीक है? तो धीरे-धीरे विकास होने लगता है। माताएँ बहुत घबरा जाती हैं कि ये इसमें विकास क्यों नहीं हो रहा 6 से 9 वर्ष तक। तो 6 से 9 वर्ष की जो एज होती है, उसमें आकर के विकास धीमा हो जाता है। 9 वर्ष के बाद में विकास फिर से तेज़ी से होने लगता है। ठीक है? तो ये एक एज होती है जिसमें जो विकास है बालक का, वो धीमी गति से होता है। आगे बढ़ें, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पूर्व बाल्य अवस्था शिक्षा का तात्पर्य किस आयु वर्ग से है? कुल मिलाकर के आपसे ये पूछा जा रहा है, जो पूर्व बाल्यावस्था की आयु होती है, वो कौन-सी आयु होती है? 0 से 10 वर्ष की, जन्म से 4 वर्ष की, 3 से 6 वर्ष की, या फिर 0 से 6 वर्ष तक की? बताइए, पूर्व बाल्यावस्था की आयु क्या है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 3 से लेकर के 6 वर्ष तक की जो आयु होती है, वो पूर्व बाल्यावस्था की आयु होती है। ठीक है? 6 वर्ष के बाद में बाल्यावस्था शुरू हो जाती है, तभी तो 6 से लेकर के 14 साल तक के बालकों को कहा जाता है, भाई, बालक और बालिकाओं को, कि इनको अनिवार्य शिक्षा प्रदान कीजिए। ठीक है? क्योंकि अब वो जो है पूरी तरह से बाल्यावस्था में आ जाते हैं। तो 3 से 6 वर्ष तक की जो अवस्था है, वो पूर्व बाल्यावस्था के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता पूर्व बाल्यावस्था की नहीं है? एक इनमें से ऐसी विशेषता है जो 3 से 6 वर्ष तक का जो बालक है वो नहीं करता है। चलिए देख लेते हैं कौन सी ऐसी विशेषता है। पूर्व गिरोह की आयु, अनुकरणात्मक आयु,
प्रश्न करने की आयु या फिर खेल की आयु? चलिए देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि खेल की आयु। जो खेल की आयु है, ये उत्तर बाल्यावस्था की आयु होती है। ध्यान रखना, उत्तर बाल्यावस्था को खेल की आयु भी कहा जाता है, ठीक है? तो पूर्व बाल्यावस्था की कौन-सी विशेषता नहीं है? ये जो खेल की आयु है, ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। इसे हम उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता में काउंट करते हैं। बाकी के ऊपर की जो 3 आयु है, इसे हम क्या कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 देखिए, एक शिशु को जब उसकी दादी उसकी माँ की गोद से लेने की कोशिश करती हैं, तो शिशु रोने लगता है। वह किस कारण से होता है? यानी कि अगर कोई बालक अपनी माँ की गोद में खेल रहा है, ठीक है? ये बालक है, ठीक है ना? और ये उनकी माताजी हैं। इनकी माताजी की गोद में ये बालक खेल रहा है, लेकिन तभी दादी आ गईं, ठीक है? दा दादी आ गईं। अब दादी कह रही, "लाओ बालक को मुझे दो, तुम जाकर के काम करो।" तो ये बालक रोने लगता है, मतलब माँ की गोद से जाने पर दादी की गोद में जाने पर ये रोने लगता है। ऐसा क्यों होता है? यह आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, भावनात्मक चिंता हो जाती है बालक को, अलगाव की चिंता हो जाती है, अपरिचित की चिंता या अनुरक्ति की चिंता। चलिए आंसर देखिए, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अलगाव की चिंता हो जाती है बालक को। बालक अपनी माँ से कभी भी अलग नहीं होना चाहता है, ठीक है? तो जब दादी माँ बालक को लेती हैं, तो वो अलगाव की चिंता की वजह से रोने लगता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 12 वर्ष के बच्चे के लिए सामाजिक विकास के सबसे अच्छा स्थान क्या है? अगर कोई बालक है जो कि 12 वर्ष का है, यानी कि अब वो थोड़ा-सा बड़ा भी हो चुका है, ठीक है? अब वो बालक जो है वो 12 साल का हो चुका है, तो उसके सामाजिक विकास के लिए अब वो क्या करेगा? आस-पास की जगह पर जाकर के खेलेगा, लोगों से मिलेगा। तो सामाजिक विकास का सबसे अच्छा स्थान का क्या है? कहाँ पर उसका सबसे अच्छा सामाजिक विकास हो पाएगा? आस-पड़ोस में, परिवार में, खेल के मैदान में या फिर विद्यालय में? तो सामाजिक विकास की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो सामाजिक विकास सबसे अच्छा कहाँ पर होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। खेल के मैदान में उस बालक का सबसे अच्छा सामाजिक विकास होता है। 12 वर्ष का जो बालक होता है, वो खेल के मैदान में जाकर के अपनी एज के अन्य बालकों से मिलता है, तो उससे क्या होता है? उसका सामाजिक विकास होता है, ठीक है? चलिए, अब 12 वर्ष का जो बालक है, वो ज़्यादा आपके आस-पड़ोस में भी ज़्यादा नहीं जाता है, ठीक है ना? ना परिवार के साथ में इतना रहता है, क्यों? क्योंकि अब उसका मन खेलने के लिए करता है, अपने दोस्तों के साथ में जाना है जाता है। अब वो अपनी टोली बनाता है, अपना गिरोह बनाता है। गिरोह से ये तात्पर्य नहीं है कि भैया वो कोई डाकू-वाकू का गिरोह बना रहा है, ऐसा नहीं, ठीक है? मतलब कि वो अब परिवार में उसका इतना मन नहीं लगता, ना वो आस-पड़ोस में जाता है। अब वो खेलना चाहता है और खेल के मैदान में जाना चाहता है। तो 12 वर्ष का जो बालक है, उसका मन अब खेलने में ज़्यादा लगेगा। तो खेल का मैदान जो है, वो सामाजिक विकास का सबसे अच्छा स्थान रहेगा 12 वर्ष के बालक का। आगे बढ़िए अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6, ईआईबीटी किस प्रकार की चिकित्सा है? एक तरह की चिकित्सा होती है ईआईबीटी। अब ये ईआईबीटी किस तरह की चिकित्सा है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आगे आपको बताने वाले हैं। चलिए ऑप्शन देखें, भौतिक चिकित्सा है, मनोचिकित्सा है, संज्ञानात्मक चिकित्सा है या फिर व्यवहारात्मक चिकित्सा है? आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो ईआईबीटी है, वो व्यवहारात्मक चिकित्सा होती है। ईआईबीटी का फुल फॉर्म क्या है, वो देख लीजिए। तो प्रारंभिक गहन व्यवहारात्मक उपचार, ये ईआईबीटी की चिकित्सा मतलब फुल फॉर्म होता है। और यह व्यवहारात्मक चिकित्सा होती है, यानी बालक के व्यवहार को देख करके कि बालक कैसा व्यवहार कर रहा है, वो पिछले कुछ दिनों से अगर उदास है तो क्यों है, तो ये व्यवहार को देख करके उसकी ये चिकित्सा की जाती है। इसे हम ईआईबीटी चिकित्सा कहते हैं। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 7। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, देख लीजिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, सभी माताओं के लिए भी है और जो पिताजी हैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपने बालक को इस ओर बहुत ज़्यादा आपको फ़ोकस करना है। क्या है क्वेश्चन देखिए, बच्चों की सीखी गई निस्सहायता किसके कारण होती है? आइए ऑप्शन देखें फिर समझाते हैं। इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वह सफल नहीं हो सकता है, अपने अभिभावकों की अपेक्षा के साथ में तालमेल न बना पाना, कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वह सफल नहीं होता है। निस्सहायता का अर्थ है कि बालक अपने मन में ही ऐसा विचार कर लेता है कि अब हम इस काम में सफल नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना? यानी अब हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। और ऊपर से जो पिताजी हैं वो भी कह देते हैं, अरे तुम बहुत बड़े गधे हो। माता लोग कह देती है, तुमको कुछ नहीं आता, तुम बहुत बड़े गधे हो गए हो, तुम नहीं बढ़ पाओगे आगे। तो मन में उसकी क्या आ जाती है? निस्सहायता आ जाती है, ठीक है? तो ये निस्सहायता किसके कारण होती है? जब वह बच्चा इस व्यवहार को अर्जित कर ले कि अब वह कभी सफल ही नहीं हो सकता है। ऐसे में क्या करना रहता है? ऐसे में इस बालक के जो पिताजी हैं, जो माताजी हैं, उनको जो है इनको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है? कि नहीं बेटा तुम कर सकते हो, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, ठीक है ना? तुम प्रयास करोगे तो ज़रूर कर लोगे। तो इस निस्सहायता से निकालने की ज़िम्मेदारी माता और पिता की होती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि बालक जो है वो अपनी परेशानी केवल और
केवल माता-पिता से ही कह सकता है, ठीक है? तो माता-पिता को इसमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसको और कमेंट करना चाहिए। और कमेंट करने से क्या होगा, बालक निस्सहायता की ओर और चलता चला जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा बालक अपने आप में अकेला महसूस करने लगेगा, फिर आगे बहुत सारी समस्याएँ हो जाती हैं। उदाहरण आपका आईआईटी बाबा वाले आपने सुन लिया था, ठीक है? देख भी लिया है। आईआईटी बाबा आप लोगों ने देखा होगा ना, तो वो इसी वजह से जो है इनके साथ में ये ऐसा हुआ था, ठीक है? वो बात की बात है, उससे अपन को कोई मतलब नहीं है, किसी को बाबा-वाबा नहीं बनना है, ठीक है? तैयारी कर रहे हैं, महिला सुपरवाइज़र बनिए, सीधी बात है, ठीक है ना? चलिए, तो इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वह कभी सफल नहीं हो सकता है, इसी को हम बच्चों की निस्सहायता कहते हैं और इसमें आपकी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, बच्चों को इस निस्सहायता से निकालने में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि एनसीपीसीआर ने वर्ष 2021 में किन बच्चों के लिए संवेदना हेल्पलाइन शुरू की थी? अब 4 ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं, आप खुद ही अपना दिमाग लगा करके टिक करना, उसके बाद में आंसर बताएँगे, ठीक है? चलिए देखिए, संवेदना हेल्पलाइन 2021 में क्यों शुरू की गई थी? थोड़ा-सा आपको दिमाग भी इसमें चलाना है अपना। देखिए, अपहत बच्चों के लिए, छात्रों के करियर के लिए, घरेलू हिंसा वाले बच्चों के लिए या फिर कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के लिए, बताइए क्या होगा इसका आंसर? चलिए देख लेते हैं सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी इल इसका जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अब थोड़ा-सा आपको इसमें दिमाग लगाना है। 2021 में शुरू की गई, संवेदना हेल्पलाइन शुरू की गई, 2020 में कोरोना आया था, तो इसको 2021 में क्यों शुरू करेंगे? कोविड-19 से जो भी बच्चे प्रभावित हैं, उनकी सहायता के लिए, उनको मेंटली पूरा डिस्टर्ब हो चुके थे। बालक बच्चे जो हैं क्या है, बच्चे लोग क्या है सबसे ज़्यादा जो है स्कूल जाना पसंद करते हैं, ठीक है ना? ये उनका स्कूल है, वो स्कूल जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर उनके दोस्त मिलते हैं, ठीक है? उनके टीचर्स रहते हैं, तो उनका मन वहाँ पर लग गया था। लेकिन क्या हुआ, अचानक से 2019-20 में आपका कोरोना आ गया, तो बच्चों को क्या क्या है स्कूल जाना बंद हो गया। अब ऐसे में बच्चा अपने घर पर अकेला हो गया। हमने कहा था ना 12 वर्ष का जो बच्चा होता है, वो अपने परिवार में भी इतना नहीं रहना चाहता है, वो केवल अपने स्कूल में और खेल के मैदान में खेलना चाहता है, ठीक है? तो ऐसे में उसका मानसिक जो संतुलन था, उसमें थोड़ी-सी समस्या होने लगी। बालक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगे। तो ऐसे में इन्हीं बालकों के उत्थान के लिए, उनको मेंटली प्रिपेयर करने के लिए, कोविड-19 से प्रभावित बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करने के लिए 2021 में संवेदना हेल्पलाइन शुरू की गई थी। चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट हमें बहुत ही उत्साहित करते हैं। डेली हम सबका कमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं कि सब लोग बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट करते हैं, ठीक है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, आंगनवाड़ी क्या होती है? चलिए देख लेते हैं भैया आंगनवाड़ी क्या है? ये तो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसी में तो आप जॉब करने वाले हो। देखिए, महिला संरक्षण गृह होता है, मिड डे मील केंद्र होता है, वृद्धाश्रम होता है या फिर बालक देखभाल केंद्र होता है। चलिए आंसर देखते हैं फिर समझाते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बालक देखभाल केंद्र होता है। आप सब जानते हैं कि 5 वर्ष तक का जो बालक होता है, वो आंगनवाड़ी पर काफ़ी हद तक डिपेंड रहता है, ठीक है ना? अभी आपको हमने एक वो भी बताया था इससे पहले, शायद प्रैक्टिस सेट नंबर 3 या 4 में आपको बताया था कि जो कामकाजी महिलाएँ होती हैं, कामकाजी महिलाएँ अगर काम करने जा रही हैं, तो अपने बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र में छोड़ सकती हैं, शाम को आकर के वापस ले सकती हैं। ऐसा जो है एक योजना चालू की गई थी, है ना? तो वो क्या होता है, बेसिकली बालक देखभाल केंद्र होता है, जो आंगनवाड़ी है, वो बालक देखभाल केंद्र होता है। यह आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। अब ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न वाला प्रश्न है, लेकिन आपको ये आपका जो ये कन्फ्यूज़न है, आज हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं बिल्कुल, ठीक है? देखिए, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार वर्तमान में अनुच्छेद 45 की बजाय अनुच्छेद 21 ए में कर दिया गया है। अब अनुच्छेद जो 45 है, वो क्या प्रदान करता है? आइए ऑप्शन देखें, फिर आपको समझाते हैं। 0 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा प्रदान करता है, 14 वर्ष से ऊपर के बच्चों की शिक्षा प्रदान करता है, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा प्रदान करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाने वाला, ठीक है? ये गलती से बी लग गया, ये आपका सी हो जाएगा। जब हम पीडीएफ देंगे आपको तो इसको सही कर देंगे। देखिए, अब इसको समझाते हैं क्लियर। देखिए, अनुच्छेद 45 क्या है? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। अनुच्छेद 21 ए क्या है? ये आपका मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है, ठीक है? इसमें डिफरेंस होता है। आर्टिकल 45 में जो चीज़ें कही गई हैं, वो राज्य करे या ना करे, इसके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ये राज्य का मन है, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। लेकिन मौलिक अधिकार जो है, इसको राज्य को करना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं करता है राज्य, तो इसके खिलाफ आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है? तो पहले ये जो शिक्षा का अधिकार था ना, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों का शिक्षा का अधिकार, इसको पहले आर्टिकल 45 में रखा गया था।
ठीक है, बोला गया था कि ठीक है भैया ऐसा है, मतलब कि इनको आपको शिक्षा प्रदान करना है। राज्य भी कहता था हाँ, चलो ठीक है यार कर देते हैं, करेंगे तो करेंगे नहीं तो हमारा क्या कर लेंगे ये लोग, ठीक है ना? कोई केस वेस तो कर नहीं सकते हैं, अगर नहीं देंगे हम अनिवार्य शिक्षा तो क्या कर लेंगे? कुछ नहीं करेंगे। तो इसको भारत सरकार ने देखा कि ये तो गड़बड़ हो रहा है यार, इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व से निकाल करके आर्टिकल 21 ए में डालो। 21 ए में डालने से क्या हो जाएगा, ये मौलिक अधिकार बन जाएगा और राज्य की ये ज़िम्मेदारी हो जाएगी कि आपको 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना ही देना है। अगर नहीं देंगे तो आपके ऊपर कार्यवाही की जा सकती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 21 ए में इसको डाला गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, यह उनका मौलिक अधिकार है। उसके बाद में आर्टिकल 45 में ये बना रहा वैसे का वैसा, ठीक है? कि 6 से 14 साल तक के बालकों को आपको देना है। लेकिन ये कोई यहाँ पर अनिवार्य नहीं है, लेकिन यहाँ आर्टिकल 21 ए में डालने से यह अनिवार्य हो गया। तो अब भी क्या है 45 में, आर्टिकल 45 में क्या है, 6 वर्ष तक के बच्चों को या 6 वर्ष से अधिक बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, ये आर्टिकल 45 में अभी भी लिखा हुआ है। लेकिन आर्टिकल 21 ए में भी इसको डाल दिया है जिससे कि इनका मौलिक अधिकार बन सके। अब किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन आपके मन में नहीं होगा, ठीक है? तो आर्टिकल 45 भी वही बताता है जो आर्टिकल 21 ए बताता है। आर्टिकल 45 में अनिवार्यता नहीं है, यानी कि आप केस नहीं कर सकते हैं अगर आपको शिक्षा नहीं दी जाए, लेकिन आर्टिकल 21 ए के अनुसार, इसके अनुसार आप केस कर सकते हैं अगर आपको 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य शिक्षा राज्य के द्वारा नहीं दी जाती है। ठीक है? समझ में आ गया? अब कोई कन्फ्यूजन आपके मन में नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आर्टिकल 21 से आर्टिकल 45 दोनों एक ही बात को बताता है। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, संवेदी गामक अवस्था जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, बच्चे किसमें सक्षम नहीं होते हैं? ये जो एज होती है इसमें बालक किसमें सक्षम नहीं होता है और ये सेंसरी मोटर एज कौन सी एज होती है? आइए आपको आगे बताएंगे, ठीक है? चलिए चारों ऑप्शन देख लेते हैं। सजगता प्रदर्शित करने में, प्रतीकात्मक संबंध बनाने में, संवेदी उत्तेजना रखने में या फिर पेशीय समन्वयन बनाने में, बताइए किसमें संवेदी गामक अवस्था वाले बालक सक्षम नहीं होते हैं? आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतीकात्मक संबंध बनाने में वो सक्षम नहीं होते हैं। अब अपने आप थोड़ा सा आप समझेंगे, अपने दिमाग में जन्म से 2 वर्ष तक के बालक को लेकर के आइए। जो बालक अभी 2 वर्ष का है, थोड़ा थोड़ा बोलना सीख गया है, ठीक है ना, तो वो किसमें देगी? सजगता प्रदर्शित करेगा, बिल्कुल करेगा। आप अगर चुटकी बजाएंगे या कोई अगर उसको इशारा करेंगे तो वो क्या करेगा? सजगता उधर देखेगा, ठीक है। उसके बाद संवेदी, संवेदी उत्तेजना का अर्थ है कि अगर आप वो रोने भी लगेगा, उसको टच करेंगे तो उसको महसूस होगा कि हाँ हमको कोई टच कर रहा है, तो संवेदी उत्तेजना भी रहेगी। पेशी समन्वयन का अर्थ है अपने हाथ पैर चला सकता है, बिल्कुल चला सकता है। हाथ पैर तो बच्चे 3 या 4 महीने के होते हैं ना, तभी से चलाना चालू कर देते हैं। साइकिल, वो कहते हैं भैया साइकिल चला रहा है, ये जो बालक है ये तो साइकिल चला रहा है, ठीक है ना, नन्हा बालक है। लेकिन प्रतीकात्मक संबंध बनाने में वो सक्षम नहीं है। यानी कि अगर आप उससे बताएँगे कि बेटा ऐसे नमस्ते करो, तो 2 साल का बालक नमस्ते नहीं कर पाएगा, ठीक है ना? वो इतना नहीं समझ पाएगा। अगर ये नहीं है कि आप उससे कह देंगे कि बेटा मैथ का ये सवाल है, ठीक है? और आप उँगली से बता रहे हैं कि ये 2 उँगली है, ठीक है? और ये 2 उँगली है, इसको जोड़ दोगे तो 4 उँगली बन जाएगी, उसके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वह अभी प्रतीकात्मक संबंध नहीं बना सकता है, बाकी ये तीनों चीज़ें वो कर सकता है। तो 0 से 2 वर्ष तक का बालक जो होता है, वो संवेदी गामक अवस्था में होता है, यानी कि सेंसरी मोटर एज में होता है, ठीक है? जो भी एज जैसी भी प्रश्न पूछा जाए, तुरंत उस एज के बालक को अपने दिमाग में लाइए, आप आसानी के साथ में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन है, हमारे संविधान का कौन-सा भाग निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? कौन-सा ऐसा भाग है जो निःशुल्क और अनिवार्य, देख लेना क्या लिखा हुआ, अनिवार्य शिक्षा की बात कर रहे हैं। चलिए, नागरिकों का मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मानवाधिकार या फिर बाल अधिकार। आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जहाँ पर भी अनिवार्य बात लग जाए, यानी कि आप जो है अब इस पर केस कर सकते हैं कि हमको शिक्षा क्यों नहीं दी गई। तो नागरिकों का यह मौलिक अधिकार बन चुका है और ये हमारे आर्टिकल, मतलब आपके जो भाग हैं, तो नागरिकों के मौलिक अधिकार में यह बात कही गई है, ठीक है ना? और कौन से में कही गई है? अभी आपको बताया 21 ए में कहा गया है कि अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। अनिवार्य शब्द जोड़ दिया गया और 21 ए में डाल दिया गया। जो 45 में था उसमें अनिवार्य शिक्षा नहीं जोड़ी, मतलब अनिवार्य शब्द नहीं था, केवल ये था कि 6 से 14 साल तक के बालकों को आपको शिक्षा देना है। अनिवार्य शब्द नहीं था। जैसे ही इसमें अनिवार्य लगाया, वो तुरंत 21 ए में आ गया और जो है नागरिकों का मौलिक अधिकार बन गया। समझ गए? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगर अनिवार्य नहीं लगा होता ना, तो आप इसको नीति निर्देशक सिद्धांत में रखते, लेकिन अनिवार्य लग गया है, यानी कि ये आपका मौलिक अधिकार है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता और कमजोरी को निर्धारित करने के लिए
किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? संज्ञानात्मक का अर्थ है कि जो दिमागी रूप से बालक कितना तेज है, ठीक है ना? तो इसके लिए एक परीक्षण का उपयोग किया जाता है। कौन-सा वह परीक्षण, यह आपसे पूछा गया है। सीधे अपन आंसर पर चलेंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वेस्लर इंटेलिजेंस स्किल जो स्केल है, यानी एक स्केल होती है जिसपे नंबरिंग होती है, और ये किसने बनाई थी? वेस्लर ने बनाई थी। तो वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल के माध्यम से हम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता और उनकी कमजोरी को निर्धारित करते हैं। फैक्ट वाला प्रश्न है, याद रखना है आपको। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? बच्चों के सामाजिक विकास में इनमें से कौन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बच्चे हैं, ठीक है? अब उनका अगर सामाजिक विकास आपको करवाना है, अच्छी-अच्छी चीज़ें उनको सिखाना है, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उनके लिए कौन होगा? जाति, वर्ग, परिवार या फिर सैन्य सेवा? आइए सही आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर सी, परिवार ही वो चीज़ होगी जिसकी मदद से जो बच्चे हैं, उनमें सामाजिक विकास होगा, सामाजिक गुण होगा। जिस तरह से अपने भाई-बहन को वो देखेंगे, उसी तरह से वो सीखेंगे और उसी तरह से वो क्या है, रिएक्ट करेंगे। ठीक है ना? समझ गए? तो बच्चों के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण बात कही जा रही है, तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका परिवार निभाता है। तभी आप देखते हैं आजकल के जो माता-पिता हैं, वो थोड़े-से एडवांस हो गए हैं। वो कहते हैं कि मतलब कि अपने परिवार में कोई अपनी देसी लैंग्वेज में बात नहीं करेगा, "काय रे! क्या कर रहा हो? कहाँ जा रहा हो?" इसमें बात नहीं करेगा। खड़ी हिंदी में ही बात करेंगे। अगर इंग्लिश बोल सकते हैं तो द बेस्ट है, नहीं बोल सकते हैं तो खड़ी हिंदी में बात करेंगे। आजकल के माता-पिता को इतना तो आता है, भैया फैन माने पंखा होता है, गुड माने अच्छा होता है, राधे-राधे बोलो, ठीक है ना? तो ये सब क्या है, बच्चों को शुरू से ही सिखाया जाता है। परिवार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उनके सामाजिक विकास में। आगे बढ़ते हैं, आप सबको भी ऐसा ही करना चाहिए, ठीक है ना? घर में इस तरह की लैंग्वेज मत बोलो कि बच्चे उसको सीखें। अगर आपका कोई झगड़ा-वगड़ा भी हो भी रहा है, नहीं होना चाहिए वैसे, अगर हो भी रहा है तो कभी भी बच्चों के सामने आपको ऊँची आवाज़ में बात नहीं करना है, ना ही कोई डिस्कस करना है, ठीक है ना? कभी भी बच्चों के सामने ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। चलिए 15 नंबर, सार्वभौमिक टीकाकरण की शुरुआत कब की गई थी? अब जिन लोगों ने हमारी पीडीएफ पढ़ी होगी, जिन लोगों ने पीडीएफ ले रखी है 128 वाली, वो तुरंत इसका आंसर टिक कर देंगे। 1985 में, 1978 में, 1995, 2012। आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1985 में सार्वभौमिक टीकाकरण की शुरुआत की गई थी। और जो एक जगह से शुरुआत की गई थी, आईईपी की शुरुआत कहाँ से कब की गई थी? तो आईईपी की शुरुआत 1978 में की गई थी। एक बेसिकली एक ही जगह से सीमित जगह के लिए इसको शुरू किया गया था 1978 में। लेकिन सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल पूरे देश में कब लागू किया? 1985 में। दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, जिनके पास में टीकाकरण की पीडीएफ है, उनको भी बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है ना? बाकी जो पुराने वाले हैं, आप परेशान मत होइए, 10 तारीख को आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। तब तक ये सारे 10-10 सेट भी हो जाएँगे, और जो टॉप 100 की पीडीएफ है, ये सब कुछ एक साथ में आपको दिया जाएगा। उसके लिए आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा 9 तारीख को, ठीक है? तो परेशान नहीं होना है। और नए वाले जो हैं वो अपना जब भी पीडीएफ मँगाएँगे, उनको टीकाकरण की पीडीएफ साथ में लगी हुई मिलेगी। चलिए 16 नंबर, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? अगर बच्चे का सतत और व्यापक मूल्यांकन करना है, यानी लगातार उसका देख-रेख करनी है कि वह किस स्टेज में है, किस तरह से विकास कर रहा है, तो बताइए किसका अध्ययन किया जाएगा? अधिगम का, अभिवृत्ति का, व्यवहार का या फिर उपरोक्त सभी? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगर बच्चे का सतत मूल्यांकन करना है, यानी कि बच्चे को देखना है कि बच्चा सही तरह से काम कर रहा है, सही तरह से विकास कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा। क्या-क्या? अधिगम, बच्चे को सही चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं या नहीं पढ़ाई जा रही हैं। अभिवृत्ति, बच्चा उन चीज़ों को जो सिखाया जा रहा है, उस पर क्या रिएक्ट कर रहा है। व्यवहार, बच्चे का व्यवहार किस तरह से चेंज हो रहा है। इन सारी चीज़ों को आप अगर देखेंगे, तभी आप व्यापक और सतत मूल्यांकन बच्चे का कर पाएँगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए 17 नंबर, बालक की स्वकेंद्रित अवस्था कब से कब तक रहती है? स्वकेंद्रित का अर्थ है कि बालक अपने ऊपर अब ध्यान देता है और किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता है, ठीक है ना? तो स्वकेंद्रित अवस्था कब से कब तक रहती है? चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 7 से 10 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, 3 से 6 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वही आपकी जो 3 से 6 वर्ष की एज है, इसमें बालक खेलना चाहता है, ठीक है ना? बाहर निकलना चाहता है, यानी कि अपने ऊपर वो ज़्यादा ध्यान देता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है, बालक स्वयं केंद्रित हो जाता है। अब वो माता-पिता के ऊपर इतना मतलब डिपेंड नहीं रहता, वो खेलने जाना चाहता है, ठीक है ना? 5 वर्ष का जो बालक होगा, चलने लगेगा तो वो ये नहीं चाहेगा माता-पिता उसको हमेशा गोद में लिए रहें। वो ये चाहेगा कि हमको नीचे उतार दो, हम खेलना चाहते हैं, ठीक है ना? तो अब बालक क्या होता है, स्वकेंद्रित की अवस्था में आ जाता है 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्या घुटने चलने लगता है बालक, ठीक है? कुछ बालक मतलब पैर पे भी चलने लगते हैं, तो ऐसे में वो स्वकेंद्रित हो जाते हैं, अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं। 18 नंबर, नई-नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर, 20 नवंबर, 8 मार्च, 14 नवंबर? आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस मनाया जाता है। फैक्ट वाला प्रश्न है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 19 नंबर।
19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन-सा विकास का सिद्धांत नहीं है? 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक ऐसा है जो विकास का सिद्धांत नहीं है। चलिए देख लेते हैं। विकास लंबवत ना होकर के वृत्ताकार होता है, विकास निरंतर होता है, विकास क्रमबद्ध होता है और विकास मशीनी प्रक्रिया है। चलिए देख लेते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि विकास मशीनी प्रक्रिया है या किसी भी तरह का सिद्धांत नहीं है, बाकी ये सारे सिद्धांत दिए गए हैं। विकास लंबवत ना होकर के वृत्ताकार होता है, यानी विकास ऊपर से नीचे की ओर तो होता ही होता है, लेकिन ये इस तरफ भी होता है, यानी कि चारों तरफ विकास होता है। उसके हाथ भी बढ़ेंगे, पैर भी बढ़ेगा, सर में यानी मेंटली भी वो प्रिपेयर होगा जो बालक होगा, उसके पैर भी मजबूत होंगे, हर चीज़ उसकी मजबूत होती है। तो विकास लंबवत ना होकर के वृत्ताकार होता है, यानी चारों दिशा से बालक का विकास होता है। विकास निरंतर होता है, ये बात बिल्कुल सही है। विकास लगातार होता रहता है। बालक जब जन्म लेता है और जब तक मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक उसका विकास होता रहता है। बालक कुछ न कुछ चीज़ें सीखता रहता है, यानी विकास निरंतर होता रहता है। विकास क्रमबद्ध होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। पहले दूध के दाँत आएँगे, पहले दाँत ही नहीं रहेंगे, फिर दूध के दाँत आएँगे, फिर दूध के दाँत गिरेंगे, नए दाँत आएँगे, 32 दाँत ही होते हैं। तो एक क्रमबद्ध तरीके से विकास होता है, लेकिन विकास मशीनी प्रक्रिया नहीं है। मशीन क्या करती है? मशीन का काम है कि जो आपने सिखा दिया वही करेगी। यानी कि जैसे ये पट्टा है ना, जो ट्यूबवेल पे लगा रहता है, घूमने वाला, चक्का के ऊपर जो लगा रहता है, तो वो इसी तरह से घूमता रहेगा, बार-बार इसी तरह से घूमता रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये एक मशीन का काम होता है। तो ये तो है नहीं, भाई ब बालक का विकास होगा, बालक आगे बढ़ेगा, हर तरफ चहुमुखी विकास होता है, ठीक है? तो विकास जो है वो मशीनी प्रक्रिया नहीं है। आपसे यही पूछा था कौन-सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो विकास मशीनी प्रक्रिया नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है। चलिए 20 नंबर देखिए। गामक विकास से क्या तात्पर्य होता है? यानी गामक विकास से क्या अर्थ है? देखिए, क्रियात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास या फिर भाषाई विकास। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गामक विकास से तात्पर्य है कि उसका क्रियात्मक विकास, यानी कि बालक अब हाथ-पैर डुलाना चालू कर देता है, हाथ-पैर चालू कर देता है, हाथ-पैर चलाने लगता है, दौड़ने लगता है, ठीक है ना? तो गामक विकास का अर्थ है, गामक का शब्द आप लीजिए गमन। गमन माने क्या होता है? गमन माने होता है चलना। भाई उसने अपने घर को गमन किया, तो गमन से आप थोड़ा-सा आइडिया लगा लेंगे। गमन का अर्थ है गामक विकास, यानी कि अब बालक कोई न कोई क्रिया करेगा, चलेगा, फिरेगा, उठेगा, बैठेगा। तो क्रियात्मक विकास को ही हम गामक विकास कहते हैं। आगे बढ़िए 21 नंबर देखिए। स्मृति के किस भाग में 15 से 20 सेकंड में अनावश्यक जानकारी की भूल शामिल होती है? यानी हमारे दिमाग में ऐसा कौन-सा पार्ट है जिसमें 15 से 20 सेकंड के लिए कोई चीज़ सेव हो जाती है और फिर बाहर निकल जाती है, जो हमारे मतलब की नहीं होती, अनावश्यक होती है, ठीक है ना? अनावश्यक चीज़ें होती हैं। ऐसे कौन से पार्ट में वो सेव होती है? देखिए, संवेदी स्मृति में, दीर्घकालिक स्मृति में, लघुकालीन स्मृति में या फिर कोई नहीं। अब 15 से 20 सेकंड का अर्थ क्या है? थोड़े समय के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। लघुकालीन स्मृति में वो चीज़ें सेव हो जाती हैं और थोड़ी देर बाद हम उसको भूल जाते हैं, वो हमारे मतलब की नहीं होती हैं, ठीक है ना? चलिए, अनावश्यक जो चीज़ें होती हैं, उनको हम नहीं रखते और अनावश्यक चीज़ों को आपको दिमाग में रखना भी नहीं चाहिए, नहीं तो मेमोरी भर जाएगी, ठीक है ना? अच्छी चीज़ों को दिमाग में रखो, फालतू चीज़ों को दिमाग से निकाल दो। निम्न में से कौन-सा कथन उत्तर बाल्यावस्था के संदर्भ में सही नहीं है? बताइए, उत्तर बाल्यावस्था का अर्थ है 6 के बाद की आयु, ठीक है? तो बताइए, अब तुरंत अपने दिमाग में लेकर के आइए क्या? 6 वर्ष से अधिक का बालक, ठीक है? उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष से अधिक का बालक इनमें से कौन-सा काम नहीं करेगा? चलिए देख लेते हैं। इसको हम स्कूल की आयु कहते ही हैं भैया, स्कूल में बालक जाने लगता है। टोली की आयु कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं भाई, बालक क्या करता है? अपनी टोली बनाने लगता है, बहुत सारे बालकों को साथ में लेकर के खेलने लगता है, ठीक है? चुस्ती की आयु होती है, बिल्कुल बालक इसमें तो बहुत चुस्त दुरुस्त हो जाता है, ठीक है ना? लेकिन सहभागी दृष्टिकोण नहीं होता है बालक में, ठीक है? सहभागी का अर्थ है कि 2 लोग मिलकर के ना काम नहीं करते, सहभागिता वाला काम नहीं रहता इसमें, है ना? कि आधा तुम खा लो, आधा हम खा लेंगे, ऐसा नहीं होता है। इसमें बालक क्या करता है? अपनी टोली बना लेता है। टोली बना ही लेगा तो समझ लो वो अपनी चीज़ अलग करेगा, ठीक है? एक टोली इसकी बन जाएगी, एक टोली दूसरे बालक की बन जाएगी, यानी ये सहभागी दृष्टिकोण नहीं होता है, ठीक है? तो उत्तर बाल्यावस्था में सहभागी दृष्टिकोण नहीं होता है, बाकी ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, 23 नंबर। प्रसूति सहायता का उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 52 ये तो राष्ट्रपति का है, अनुच्छेद 48 पर्यावरण, अनुच्छेद 42 या फिर अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 आपका क्या है? नागरिकता बताता है। तो सही है, ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 42 में ये कहा गया है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रसूति सहायता उपलब्ध कराएगा। अब ये क्या है? ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है, तो राज्य उपलब्ध करा भी सकता है, नहीं भी करा सकता। अगर नहीं कराएगा तो आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यह नीति निर्देशक सिद्धांत में दिया गया है, ठीक है? अगर अभी इसी को उठा करके 42 को उठा करके 21 में डाल दें, तो वो मौलिक कर्तव्य बन जाएगा, यानी कि राज्य का कर्तव्य होगा कि तुम तुरंत अपनी एम्बुलेंस भेजो और महिला को वहाँ से हॉस्पिटल में ले जाओ और उसका खर्चा-वर्चा दो, ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, ठीक है? तो राज्य को ऐसा नहीं करना रहता है, क्योंकि ये जो आर्टिकल 42 है, वो आर्टिकल क्या होता है? आपके जो है आपका नीति निर्देशक सिद्धांत में आता है और नीति निर्देशक सिद्धांत में जो भी बातें हैं, वो राज्य के लिए अनिवार्य नहीं है। हाँ, राज्य थोड़ा बहुत व्यवस्था कर सकता है कि भाई 100 नंबर लगा दोगे, 108 नंबर तो आपके यहाँ एम्बुलेंस पहुँच जाएगी, ठीक है? हम आंगनवाड़ी के माध्यम से आपको दवाइयाँ वगैरह दे देंगे, तो कर सकते हैं हम, लेकिन आप हमारे ऊपर प्रेशराइज़ नहीं कर सकते, नहीं करेंगे तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है ना?
तो आंगनवाड़ी वालों के लिए क्या होता है, अगर नहीं करेंगे तो कोई केस नहीं कर सकता है, लेकिन करना चाहिए क्योंकि आप वो जॉब कर रहे हो भाई, आपका काम है, वो क्यों नहीं करोगे, है ना? तो आर्टिकल 42 में दिया गया है प्रसूति सहायता का उपबंध। प्रसूति का अर्थ है कि जब कोई भी लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है तो उसे प्रसूति कहते हैं। 24 नंबर, देखिए, नवजात शिशु अपनी जीभ को बाहर निकालता है और कोई भी ऐसी चीज़ जो उसके हाथ में दी जाए या उसको दिखाई जाए, उसे मुँह में ले जाने का प्रयास करता है ताकि वह उसे चूस सके। यह क्या प्रदर्शित करता है? एक कंडीशन आपके सामने दी गई है। अगर आपके घर में कोई छोटा-सा बच्चा होगा तो आप उस चीज़ को अपने से थोड़ा-सा जोड़ करके देखिए। नवजात शिशु यानी कि अभी-अभी पैदा हुआ है शिशु, यानी कि 1 साल के अंदर का जो शिशु होता है, 9 महीने, 3 महीने, 4 महीने का जो शिशु होता है, उसको आप कोई भी चीज़ दो ना उसके हाथ में या उसको दिखाओ ना, तो उस चीज़ को अपने मुँह में ले जाने का प्रयास करता है, उसे चूसने का प्रयास करता है, कुछ भी आप उसको दो, ठीक है? तो ऐसा क्यों होता है? ये क्या रीज़न है इसका? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन मोरो प्रतिवर्त के आधार पे होता है, बैम्सिकी प्रतिवर्त, ग्राही प्रतिवर्त या फिर मूलोत्पत्ति प्रतिवर्त। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसे हम मूलोत्पत्ति प्रतिवर्त कहते हैं। यह बालक क्या होता है, अपने मन में ही पहले सबसे काम यही करता है, तो ये उसके मूल होता है, यानी कि अपने शुरुआत से ही उसको पता होता है कि कोई भी चीज़ अगर आएगी तो हम उसको अपने मुँह में ही लेंगे, क्योंकि वो अपने मुँह से हर चीज़ को कनेक्ट करता है, हर चीज़ को चखना चाहता है, हर चीज़ को अपने मुँह में ही लेकर के रखना चाहता है, ठीक है ना? तो मूलोत्पत्ति प्रतिवर्त जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये बालक खुद से ही सीख करके आता है, आंसर नंबर डी हो जाएगा। आप तो नहीं सिखाते ना कि बेटा कोई भी चीज़ हम तुमको दे रहे हैं अपने मुँह में डाल लो। इसका तो आप मना करते हैं, लेकिन बालक क्या करता है? इसी काम को करता है। क्यों? क्योंकि वह उसके मूल में है, वह पहले से इस बात को सीख कर के आया है। कोई भी चीज़ उसको दिखाई जाएगी तो वह सबसे पहले उसको अपने मुँह में ले जाने का प्रयास करेगा, उसको चूसने का प्रयास करता है, ठीक है? आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, आईसीडीएस के अंतर्गत पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा किसे प्रदान की जाती है? आईसीडीएस ने क्या कहा है, किसको जो है पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा दी जाएगी? 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को थोड़ी पोषण शिक्षा दोगे, उनको तो समझ में ही नहीं आएगा ये क्या बता रहे हैं, पोषण आहार क्या होता है, उन्हें नहीं पता है। बेरोज़गार युवाओं को बेरोज़गार युवा क्या करेंगे उसका, है ना? सभी पुरुषों को दे कर के क्या करोगे जो है पोषण आहार के बारे में शिक्षा, तो फिर किसे देंगे? 15 से 45 वर्ष की जो महिलाएँ होती हैं, उनको आईसीडीएस के अंतर्गत पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उनको बताया जाता है कि आपको अपने बालक को किस तरह से रखना है, क्या-क्या चीज़ें उसको देनी है, क्या-क्या पोषण आहार देने हैं, क्या पोषण आहार आपको खुद लेने हैं, ठीक है ना? तो 15 से 45 आयु वर्ग की महिलाओं को ये शिक्षा दी जाती है। 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित शक्तिशाली रासायनिक पदार्थ है जो रुधिर प्रवाह द्वारा शरीर में प्रवहित किया जाता है? अब जिन लोगों ने बायोलॉजी की पीडीएफ हमारी ले रखी होगी, वो इसका आंसर तुरंत लगा लेंगे। बायोलॉजी की हमने पीडीएफ साथ में दी है, कंप्लीट सारी पूरी कंप्लीट बायोलॉजी को हमने कवर किया है। हालाँकि बायोलॉजी आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाली है। बायोलॉजी के केवल 2 चैप्टर ही आएँगे, आपका पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र। लेकिन हमने जो पीडीएफ आपको दी है, उसमें हमने कंप्लीट बायोलॉजी को कवर किया है, ठीक है ना? जैसे कि आप कोई अन्य एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, तो उसको भी आप क्वालीफाई कर सकें, तो बायोलॉजी की पीडीएफ भी आपको ले लेना है और केवल 2 चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद में आप उसको पूरा पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा डायग्राम वगैरह सब कुछ आपको वहाँ पर दिखाया गया है, क्या होता है पाचन तंत्र, क्या होता है, जीन क्या होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं, सब कुछ वहाँ पर दे रखा है, ठीक है? चलिए, तो शक्तिशाली पदार्थ क्या है जो रुधिर प्रवाह द्वारा शरीर में प्रवहित किया जाता है ग्रंथियों के द्वारा? जीन, गुणसूत्र, हार्मोन या फिर कोई नहीं? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हार्मोन्स वो शक्तिशाली पदार्थ होते हैं जो हमारे रुधिर के माध्यम से सभी ऑर्गन्स में पहुंचते हैं। हार्मोन की मदद से ही हम जो है अपनी सारी क्रियाएं कर पाते हैं, ठीक है? अगर हार्मोन गड़बड़ हो गए तो बच्चा या तो ठिकना रह जाएगा या बच्चा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, या तो खली हो जाएगा या राजपाल यादव हो जाएगा, ठीक है ना? 2 लोग हैं, 2 लोगों को काउंट नहीं की जाती। एक तो खली महाराज हैं, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा लंबे हो गए हैं, उनमें हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, और एक राजपाल यादव हैं, बहुत छोटे रह गए हैं, उनमें हार्मोन्स की कमी हो गई थी। तो हार्मोन से बहुत कुछ डिपेंड करता है, हमारे शरीर किस तरह से रिएक्ट करेगा, किस तरह से कार्य करेगा। अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा क्या निकाले जाते हैं? हार्मोन्स रिलीज़ किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर। मज़ा आ रहा है ना? बोरिंग तो नहीं लग रहा है? चलिए 27 नंबर, एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा साथ में बता दें, कोई अगर एमपीएसआई का एग्जाम दे रहा है, एमपी टेट चयन परीक्षा दे रहा है, आबकारी एग्जाम दे रहा है, एमपी पुलिस जेल या फिर वन रक्षा के किसी के भी एग्जाम देने वाले हैं, तो आप लोग जरूर संपर्क कीजिएगा। इन सारे एग्जाम्स के कंप्लीट नोट्स हमारे पास उपलब्ध हैं, आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। आपके कोई छोटे बड़े भाई बहन इस एग्जाम को दे रहे हों, उनको जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ही शेयर कर देना सबके पास में, है ना? चलिए, एचआईवी का फुल फॉर्म क्या है? अब ये पूरे चारों ऑप्शन पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। सही आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये एचआईवी का फुल फॉर्म होता है। और एचआईवी के बारे में अपने पीडीएफ में हमने बहुत डिटेल में बता रखा है, क्योंकि एचआईवी एड्स से 2 से 3 प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है ना? एचआईवी के बारे में कौन सी योजनाएं भारत सरकार ने चलाई हैं, कौन सी विश्व ने चलाई हैं, कब तक समाप्त करने का लक्ष्य था, लक्ष्य हो पाएगा कि नहीं, वैक्सीन बनी है कि नहीं, ये सब कुछ अपने पीडीएफ में करा रखा है। चलिए 28 नंबर। 28 नंबर क्या है?
निम्नलिखित में से कौन सी योजना निःशक्त जनों को एमफिल और पीएचडी जैसी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करती है? जो निःशक्त जन है, जो दिव्यांग है, उन दिव्यांग लोगों को पीएचडी और एमफिल करने के लिए पैसा कौन देता है? कौन सी ऐसी योजना है जो सहायता प्रदान करती है? राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना, समग्र शिक्षा योजना, राजीव गांधी अध्येतावृत्ति योजना या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजीव गांधी अध्येतावृत्ति योजना है। एक ऐसी योजना है जो निःशक्त जनों को, जो विकलांग जनों को, जो दिव्यांग जनों को एमफिल और पीएचडी जैसी बड़ी शिक्षा प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान करती है। राजीव गांधी अध्येतावृत्ति योजना। आगे बढ़िए 29 नंबर। 29 नंबर है केयर। केयर का फुल फॉर्म क्या है? यह आपसे पूछा गया है कि केयर का फुल फॉर्म क्या होता है? CARE का। चारों ऑप्शन से पढ़ने कोई मतलब नहीं है, सीधे आंसर देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केयर का फुल फॉर्म होता है कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंट एंड रिलीफ एवरीवेयर। ये आपका केयर का फुल फॉर्म हो जाएगा। इसको थोड़ा अपने दिमाग में आपको रखना है। कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंट एंड रिलीफ एवरीवेयर, ये केयर का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर। चलिए, और जिन लोगों को पीडीएफ मिल गई है, आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है भैया, पीडीएफ को डाउनलोड ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे पास कॉल करते हैं, सर मेरा व्हाट्सएप रीसेट हो गया, दोबारा भेज दीजिए, सर मेरा मोबाइल गिर गया, दोबारा भेज दीजिए। तो भाई थोड़ी समस्या होती है, कितने सारे लोग हैं, किसको किसको दोबारा भेजेंगे ना। इसीलिए आप तुरंत पीडीएफ आपको भेज रहे हैं, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो, क्या दिक्कत है? मुश्किल से 100 MB खर्च होगी, बस सारी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। और अगर डाउनलोड हो गई तो वो हमेशा के लिए सेव हो जाएगी। फिर आपका व्हाट्सएप रीसेट हो जाए, गिर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आप मोबाइल फ़ोन से अंदर से निकाल सकते हो। ठीक है ना? तो तुरंत डाउनलोड कर लिया करो। चलिए, स्कूल पूर्व शिक्षा में 3 आर कौन-कौन से हैं? यानी कि कौन से ऐसे आर हैं? ट्रिपल आर की बात की गई है, वो ट्रिपल आर में कौन-कौन आता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी एमपी टेट में भी पूछा गया था। चलिए देख लेते हैं कौन-कौन से हैं। पढ़ना, दोहराना, प्रतिक्रिया, पढ़ना, दौड़ना, विश्राम करना, पढ़ना, लिखना और गणित या फिर उपरोक्त सभी। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पढ़ना, लिखना और मैथ। पढ़ना, लिखना और गणित, ये तीनों चीज़ों से मिलकर के ट्रिपल आर बना हुआ है। ठीक है? रीड, राइट और मैथ। अब आपका कोई सर एम होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ट्रिपल आर ही होता है। आर का अर्थ है पढ़ना, लिखना और गणित। ठीक है? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। और यहाँ पर आपके 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कितने नंबर आपके आए हैं, और ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको मैसेज करके अपने नोट्स तुरंत प्राप्त कर लेना है। नोट्स जरूर ले लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप अभी 130 पर पहुँच पा रहे हैं, अगर आप नोट्स ले लेंगे तो आप आराम से 160 के आसपास पहुँच सकते हैं, अगर आपने तैयारी कर रखी है तब भी। मान लीजिए आपको लग रहा है हमारी पूरी तैयारी है, ठीक है, फिर भी आपके 130-40 नंबर आ रहे हैं, तो आप ये नोट्स ले लीजिए और बढ़िया तरीके से रिवीजन कर लीजिए। आप आराम से 160 तक पहुँच सकते हैं, 160 प्लस स्कोर कर सकते हैं। ठीक है? तो तुरंत नोट्स मंगवा लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो। साथ ही साथ में नीचे टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आपको ज्वाइन कर लेना है। फ़ायदा ये होगा कि आपके पास अगर नोटिफिकेशन नहीं जाता क्लास का, तो टेलीग्राम पर हम तुरंत लिंक डाल देते हैं क्लास अपलोड करने के बाद में, आप वहाँ से भी क्लास देख सकते हैं। ठीक है? और महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ होती हैं वो आपको हम टेलीग्राम पर डाल देते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपकी होगी प्रैक्टिस सेट नंबर 7, किसका? सामान्य ज्ञान, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर एक्ट का, जो कि आपका जल्द ही आने वाला। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।